दूसरी दुनिया में प्रवेश। हवलदार गायब सिंह जंगल में किसी को जाते हुए देखता है और इस वक्त चौकी में आकर अपने दरोगा सौरभ के सवालों का जवाब दे रहा है। दरोगा सौरभ इस जंगल के पास वाली चौकी में पहली बार अपनी नई ज्वाइनिंग के साथ आया और जंगल से आती आवाज उसे बेचैन कर रही है, क्योंकि जंगल से किसी असहाय और बेचैन मदद मांगती औरत की चीखें उसके कानों में पड़ रही है और उसका दिल और दिमाग बोल रहा है कि अभी जंगल में जाकर उस नारी को बचा ले। पर वो विवश है, क्योंकि बड़े अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश का बोर्ड टांग दिया गया है कि शाम के बाद कोई भी जंगल के अंदर दाखिल नहीं होगा। दूसरी तरफ अब भभूति भस्म की रात, चिड़ियों की चहचहाहट वहां गूंजने लगी थी। नदी के पानी की कलकल करती आवाज उन दोनों को सुनाई दे रही थी। विजय, कितना सुंदर दृश्य है ना अमर। आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत सूर्योदय कभी नहीं देखा जो इस जंगल में देखने को मिल रहा है। अमर, हाँ विजय, मैंने भी आज पहली बार इतनी खूबसूरत दिन की शुरुआत की। आज से पहले मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। और फिर दोनों को सूर्य की एक किरण सीधा महल के किनारे पर पड़ती दिखाई देने लगती है। अमर, उधर देखो, सूर्य की किरणें कहां पर गिर रही हैं। विजय, हाँ यार, ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब बाबा चित्रदेवा की बात सत्य है। इसका मतलब अब आगे भी जो होने वाला है सब सत्य ही होने वाला है। अब हमें खजाना मिलने वाला है। उसकी आवाज में अब बेहद ही रोमांच था। अमर, हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। चलो अब जल्दी से उस तरफ, और दोनों उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश एक बिंदु की तरह खंडर के ऊपर गिरता प्रतीत हो रहा था। वो एक खंडर नुमा सीढ़ियां थी जो नीचे को जा रही थी। दूसरी तरफ सूर्योदय से कुछ समय पूर्व ही तांत्रिक नूरा जाग चुका था और वो एक तरफ सोए अपने शिष्य को भी जगा देता है। तांत्रिक नूरा, खंडर की तरफ तो बहुत ज्यादा हलचल हो रही है और अब थोड़ी देर में उजाला भी होने वाला है। चलो हमें उस तरफ चलना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि कौन तांत्रिक महातंत्र कर रहा है, वरना कहीं सूर्योदय के साथ वहां से निकल ना जाए। सूरा, ठीक है गुरुदेव, मैं आपके चलने की व्यवस्था करता हूं। सूरा तेजी से पेड़ से नीचे उतरता है और पेड़ के पास रखी तो छोटी सी सांप की मूर्ति को वहां से उठाकर एक पत्थर के ऊपर खड़ी कर देता है। फिर अपने दोनों हाथों को उन दोनों मूर्तियों के ऊपर फैलाने लगता है और कुछ मंत्रों का जाप शुरू करता है। इसी के साथ वे दोनों मूर्तियां बड़ी होती चली जाती हैं और दो बड़े सांपों का रूप धारण कर लेती हैं। सूरा उन्हें देखकर खुश होता है और फिर अपने गुरु नूरा को पुकारता है। सूरा, गुरुदेव, गुरुदेव आ जाएंगे, मैंने चलने का इंतजाम कर लिया है। नूरा पेड़ से नीचे उतर आता है। फिर वहां खड़े दो बड़े और विषैले सांपों को देखकर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इन विषैले सर्पों को तुम जीवित मत किया करो। तुम्हें और कोई जीव नहीं मिला था, और भी तो कई जीव रखे हुए हैं मूर्ति के रूप में, तुम उन्हें जीवित कर लेते। सूरा, क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, पर मुझे लगा खंडर में बैठे तांत्रिक से
ये दोनों सर्प लड़ने में हमारी मदद भी करेंगे, इसलिए मैंने इन्हें आज जीवित किया है। नूरा, ठीक है चलो, अब हमें देर नहीं करनी है। और फिर दोनों गुरु चेला नदी के पास बने खंडर की तरफ चल पड़ते हैं। ये दोनों इस वक्त उन दो विशाल सर्पों के ऊपर बैठे थे जो बहुत तेजी से रेंगते हुए और छोटी मोटी झाड़ियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुरा, गुरुदेव थैले में और क्या क्या लाए हो आप? नूरा, वो सब कुछ है जिससे हम उस तांत्रिक का मुकाबला कर लेंगे और उसे जान लेंगे कि यह सब क्यों कर रहा है और रात में इस जंगल में इतना हाहाकार क्यों मचा रखा है उसने। सूरा, गुरुदेव आपसे मुझे कुछ कहना था। नूरा, बोलो क्या कहना है। सूरा, अगर आप अनुमति दें तो मैं उस तांत्रिक से लड़ना चाहता हूं। इससे मुझे पता तो लग जाएगा कि आपने मुझे कितनी अच्छी शिक्षा दी है इस तंत्र विद्या की। नूरा, अच्छा, तो तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है और तुझे लगता है कि मैंने तुझे सही ढंग से तांत्रिक विद्याएं नहीं सिखाई हैं। सूरा, नहीं गुरुदेव, आप कैसी बातें करते हैं? मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है बोलने का। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आपने जो भी सिखाया है बहुत ही अच्छा मुझे सिखाया है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पर अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरे होते आप उस तांत्रिक से युद्ध करें। पहला मौका मुझे दें, मैं उसे आपके चरणों में डाल दूंगा। तांत्रिक नूरा अपने शिष्य की बात सुनकर कुछ सोचता है। मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई सूरा। इससे यह तो पता लग जाएगा कि तुमने भी ज्ञान कितनी अच्छी तरह से लिया है या नहीं। और अगर तुमने ज्ञान अच्छी तरह से नहीं लिया होगा और तंत्र शक्तियों का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया हो तो मैं तुम्हें आज इस पेड़ पर सारी रात उल्टा लटका दूंगा। सूरा अपने गुरुदेव की बात सुनकर घबरा जाता है। मन ही मन में, मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब अगर मैं युद्ध हार गया तो क्या होगा? और उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई। तांत्रिक नूरा अपने शिष्य का चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। मनी मन, आया था बड़ा मेरी शिक्षा के ऊपर उंगली उठाने वाला, अब इसे मैं ठीक करूंगा। और फिर दोनों खंडर के पास पहुंच चुके थे। सूरज की लालिमा अब दिखने लगी थी। सूरा, उधर देखिए गुरुदेव, उधर तो लड़के छत पर खड़े हैं। नूरा का ध्यान भी उस टूटी फूटी छत की तरफ जाता है। दूसरी तरफ सूर्य की रोशनी की वो लकीर सिर्फ अमर और विजय को ही दिखाई दे रही थी। अमर, ये देखो विजय, इधर नीचे जाने की सीढ़ियां नजर आ रही हैं। चलो जल्दी से हमें नीचे उतरना होगा, इससे पहले कि सूर्य की यह रश्मि अपनी जगह बदल ले। विजय चलो, और चाकू मुझे दे दो, क्या पता नीचे कोई खतरा हो। और अमर के बैग से चाकू निकाल लेता है। दोनों तेजी से सीढ़ियां नीचे उतर गए थे और अब आगे क्या होने वाला था इन दोनों को कुछ पता नहीं था। बाहर सूरा, गुरुदेव तो एकदम से नीचे की तरफ जाने कहां चले गए? जल्दी चलिए, हमें देखना होगा। नूरा सांपों को उस तरफ चलने का इशारा करता है। सांप बेहद तेज स्पीड से रेंगते हुए छत पर जा पहुंचे थे और उसी जगह पर आ जाते हैं। नूरा, ये सीढ़ियां छत पर कहां से आ गई? आज से पहले तो कभी नहीं थी यहां। मैं इतने वर्षों से देखता रहा हूं इस जगह को, ऐसा कमाल तो मैंने आज ही देखा है। सूरा, गुरुदेव वे दोनों लड़के यहीं से नीचे गए, हमें फौरन नीचे जाकर उन्हें देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। नूरा, कहीं ये कोई तंत्र जाल तो नहीं है जिससे ये दोनों कोई रास्ता बनाकर कहीं गए हों और हम इनके तंत्र जाल में बेवजह फंस जाएं। सूरा, अब जो होगा देखा जाएगा गुरुदेव। मैं तो अब नीचे जाने का प्रण कर चुका हूं और अपने गुरुदेव से पहले ही उन सीढ़ियों से नीचे उतरता चला जाता है। नूरा अपने काले खतरनाक और विशाली सर्प को नीचे की तरफ चलने का इशारा करता है और उसका सर्प भी तेजी से सूरा के पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ नीचे अमर और विजय इस वक्त बेहद हैरानी से अपने चारों तरफ देख रहे थे। उनके चारों तरफ एक बेहद ही बड़ा नगर नजर आ रहा था। लोग चहलकदमी कर रहे थे। विजय, ये क्या है? ये कौन सा समय है? हम कहां आ गए? ये तो कोई दूसरी दुनिया लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने आधुनिक जीवन से बहुत पीछे आ गए हों, राजा महाराजाओं के समय में। पर ऐसा कैसे हो सकता है? और अपने हाथ अपने सिर पर रखकर बेहद परेशान हो उठता है। अमर, यार मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये तो कोई राजनगर लग रहा है। लोग राजश्री वेशभूषा में घूम रहे हैं और वो भी घोड़ों में। हमारे समय में तो अब घोड़े गायब हो चुके हैं। ये कौन सा समय है?
और फिर वो भी अपना सर पकड़ लेता है। दोनों के दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी, उनका पूरा जिस्म कांप रहा था। दोनों पसीने पसीने हो चुके थे वहां का नजारा देखकर। विजय, लगता है तुम्हारे उस बाबा ने हम दोनों की दुनिया ही बदल दी है। और पड़ो खजाने के पीछे, अब पड़े रहो यहीं। बाहर जाने का तुम्हें पता है रास्ता किधर है? और उसे तिरछी नजरों से देखता है। अमर विजय की बात सुनकर पीछे पलटता है और सीढ़ियां कहां चली गई? ये तो गायब ही हो गई हैं। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे वापस जाएंगे? इस बारे में तो बाबा चित्रदेवा ने कुछ बताया ही नहीं था। विजय, अब जल्दी से उस तरफ चलो, लोग हमें देख रहे हैं अजीब नजरों से, हमारे इस पहनावे को। अमर और विजय तेजी से इस तरफ को बढ़ जाते हैं और तभी कुछ लोग उन्हें रोक लेते हैं। एक नगरवासी, ए सुनो, कौन हो तुम दोनों? और तुम दोनों ने ये क्या पहन रखा है? कहां से आए हो तुम दोनों? कौन हो? क्या कोई गुप्तचर हो? उस आदमी ने इन दोनों के ऊपर ढेर सारे प्रश्न फेंक डाले थे, पर जवाब के रूप में अभी तक ये दोनों बिल्कुल चुपचाप और शांत खड़े थे। दूसरा नगरवासी, अरे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कौन हो तुम? और ये क्या पहन रखा है तुमने? और वो जीन्स की पैंट और बदन में पहने हुए भारी कपड़ों को देखता है। जैकेट, मफलर, टोपी, सब वस्त्रों को छू कर देखता है। विजय, अमर भाई, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। लगता है यहां तो गर्मियों का मौसम है और हम तो सर्दियों से आए हैं। और अपने टोपी, मफलर, जैकेट जल्दी से उतार देता है और फिर लंबी लंबी सांसें लेता है, क्योंकि अब विजय को गर्मी लग रही थी। अमर, आप लोग कौन हैं? हम तो यहीं पास में ही रहते हैं। एक नजरवासी, पर तुम लगते तो नहीं हो। और तुम दोनों की ये भाषा भी कुछ अजीब सी है। मुझे तो तुम जासूस ही लग रहे हो। तुम्हें तो राजा के सामने पेश करना होगा और वो हमें इस बात का इनाम देंगे। अमर, अरे हम कोई जासूस नहीं है, हम तो तुम्हारे ही भाई हैं। तुम बेवजह डर क्यों रहे हो? आओ गले लग जाओ। अमर बहुत ही घबरा चुका था, क्योंकि उसने पढ़ा था राजा लोगों के यहां कोई कानून नहीं होता है। ये तो सीधा मृत्युदंड ही दे डालते हैं। उनके लिए किसी इंसान का मोल कुछ नहीं होता, सिर्फ तलवारों का ही जोर चलता है। नागरिक, पकड़ लो इन दोनों को और राजा के पास ले चलो, वो हमें मुंह मांगा इनाम देंगे। उस नागरिक की बात सुनकर कई आदमी इन दोनों को पकड़ने आगे बढ़ते हैं। विजय डर कर एक तरफ को भाग पड़ता है और उसके पीछे अमर भी। दोनों बहुत ही तेज भाग रहे थे। उस नगर के लोग भी अब शोर मचाते हुए उनके पीछे भागने लगे, पर उनके कपड़े उन्हें उतनी तेजी से भागने नहीं दे रहे थे। और तभी एक तरफ खड़े राजा के सैनिक नागरिकों के ऐसे भागने की वजह से सतर्क हो जाते और तेजी से उस रास्ते पर आ जाते। सैनिक, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या कोई चोर नजर आ गया? एक नागरिक, जी सैनिक, उस तरफ दो चोर भाग कर गए हैं और देखने में किसी राज्य के गुप्तचर लग रहे हैं। हम उन्हें पकड़ने के लिए भाग रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। वो दोनों उस तरफ गए हैं। सैनिक, क्या कहा? दूसरे राज्य के गुप्तचर हमारे राज्य में? ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। चलो, किधर भागे वो दोनों? नागरिक, सैनिक, उस तरफ, आप चलिए हमारे साथ। और फिर ये दोनों राज सैनिक भी उन नागरिकों के साथ विजय और अमर के पीछे भाग पड़ते हैं। पर तभी जाने कैसे उसी रास्ते में उनके सामने दो विशाल सर्प प्रकट हो जाते हैं और उनके ऊपर बैठे हुए नूरा और सूरा भी अब इस नगर में आ पहुंचे थे, उन अदृश्य होती सीढ़ियों के द्वारा। नगरवासी और राज सैनिक अपने सामने एकदम से दो विशाल सर्पों को देखकर हैरान रह गए थे और डर कर वापस पीछे की तरफ भाग पड़े थे। चारों तरफ भागो भागो का शोर मच गया था। लोग वापस अंधाधुंध भाग पड़े थे। राज सैनिक भी कुछ दूरी तक भागकर रुक गए थे और उन विशाल लाल सर्पों को देखने लगे थे। राज सैनिक, अरे ये क्या है? इतने विशाल सर्प कहां से हवा में प्रकट हो गए? हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा, फिर ये अचानक में कहां से आ गए? दूसरा सैनिक, हमें फौरन इस मामले की जानकारी सेनापति को देनी होगी, वरना कहीं ये दोनों विषैले सर्प हमारे राज्य को नष्ट ना कर दें। अब वही जो फैसला लेंगे, चलो जल्दी से। और फिर वे दोनों सैनिक सेनापति को बताने के लिए भाग पड़ते हैं। और इधर अमर, रुक विजय, पीछे देख, कितने विशाल सर्प हैं। और दोनों एक पेड़ के पीछे छुप चुके थे और वहां से उन दोनों विशाल सर्पों को देख रहे थे और उन पर बैठे दोनों तांत्रिकों को भी। विजय, यार ये तो वही दोनों हैं जो हमें जंगल में उस विशाल पेड़ के ऊपर बैठे हुए मिले थे। ये दोनों यहां कैसे आ गए? कहीं ये दोनों यहीं के निवासी तो नहीं है? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अमर, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये हम दोनों के पीछे यहां तक आ पहुंचे।
शायद ये हम दोनों की जासूसी कर रहे थे। अब उधर देख, यहां के लोग इन दोनों को देखकर भाग रहे हैं डरकर। विजय, फिर तो हम इस अजनबी दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम इन दोनों से मिल सकते हैं और फिर यहां से निकलने की कोशिश कर सकते हैं। शायद ये दोनों जानते हो यहां से बाहर जाने का रास्ता। अमर, तू ठीक कहता है यार, हमें इन दोनों से बात करनी होगी। शायद ये हमें यहां से बाहर ले जाए। रुको, मैं आवाज देकर बुला लेता हूं। विजय, ठीक है, बुला लो, पर हमें इन दोनों से भी सावधान रहना होगा। क्या पता ये दोनों भी यहां आकर हमारा फायदा ना उठा लें।